के खराब पीएमआई आंकड़ों के बाद एशिया में तेज गिरावट, बाजार 0.3% तक टूटा, ऊंचाई से 1% फिसला एसजीएक्स निफ्टी। क्रूड में 3% तक की तेजी, सऊदी अरबिया ने ईरान से तोड़ा राजनीतिक संबंध। आज से शुरू होगा बजट से पहले बैठकों का दौर, कृषि संगठनों और विशेषज्ञों से मिलेंगे वित्त मंत्री। दिसंबर में अशोक लेलैंड, आइशर और टीवीएस मोटर के अच्छे बिक्री आंकड़े, लेकिन हीरो मोटो और एस्कॉर्ट ने किया निराश। मुंबई नवी मुंबई को जोड़ने वाले ट्रांस हार्बर लिंक को मंजूरी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जयकॉब जैसी कंपनियों के लिए अच्छी खबर। क्रिकेट प्रशासन में सुधार पर लोढ़ा कमेटी आज सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट, तौर तरीकों में बड़े बदलाव की सिफारिशें संभव। और सुबह सुबह 6.8 तीव्रता वाले भूकंप से हिला बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, 3 लोगों की मौत, 15 घायल, केंद्र म्यांमार सीमा के नजदीक। और आज से भारतीय बाजारों में दिखेगा फुल फ्लैज एक्शन। ग्लोबल मार्केट छुट्टियों के बाद आज खुलते हुए नजर आएंगे और शुरुआत करने के लिए संकेत अच्छे हैं नहीं, तो पिछले हफ्ते की शानदार रिकवरी के बाद बड़ा सवाल है कि क्या बाजार 8000 के पार निकल पाएंगे या फिर कमजोरी बढ़ेगी। ऐसे में क्या लेवल्स अहम है, कैसे ट्रेड करें इस बाजार को, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत भाई, और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक और एनॉक वेंचर्स के एमडी और सीईओ विजय चोपड़ा, और इनके साथ हम बनाएंगे आज की ट्रेडिंग रणनीति। लेकिन सबसे पहले नजर डालिए एसजीएक्स निफ्टी पर। 46 अंक की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है, और जब ये खुला था अनिल तो हरे निशान में खुला था, 20 पॉइंट का उछाल यहां पर देखने को मिला था, तो हाई से 60 पॉइंट की गिरावट देखी जा चुकी है। हालांकि साल का पहला कारोबार दिन काफी अच्छा रहा था भारतीय बाजारों के लिए। हमने देखा था 7950 के ऊपर जाकर क्लोजिंग हुई और 8000 की सब लोग मनोकामना करने लगे, लेकिन कच्चे तेल में जिस तरह से उछाल देखने को मिला, चाइना का पीएमआई डेटा कमजोर आया, उसके बाद आप देखिए दिक्कत की बात है, आज शुरुआती बाजार में थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। बिल्कुल, और खासतौर से भारतीय बाजार छुट्टियों का फायदा उठाकर ऑलरेडी काफी मजबूत हो चुके थे, तो ऐसे में 8000 का जो एक मनोवैज्ञानिक स्तर है उसे पार करने के लिए ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत संकेतों की आपको जरूरत है। और जब वो संकेत मजबूती के बजाय कमजोरी की तरफ के ज्यादा हो, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय बाजारों पर दबाव दिखेगा। और जिस तरह की कमजोरी एशियाई बाजारों में होती हुई दिख रही है वो काफी हद तक अप्रत्याशित है, क्योंकि शुक्रवार को भारतीय बाजार जब अकेले ट्रेड कर रहे थे तो ये अंदाजा नहीं था कि पहला दिन जो दुनिया भर के बाजारों के लिए होगा वो इतना कमजोरी भरा हो सकता है। तो क्रूड की बढ़ोतरी भी हमारे काम नहीं आएगी, वो इसलिए क्योंकि क्रूड में जो बढ़ोतरी हो रही है वो इस वजह से नहीं हो रही कि वहां अर्थव्यवस्थाओं में सुधार के संकेत है, बल्कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बढ़त होती हुई दिख रही। तो दोनों ही फैक्टर उस लिहाज से नेगेटिव समझे जाएं और उस हिसाब से बाजार में कमजोरी होनी। अब कमजोरी तो होगी, ट्रेड कैसे किया जाए। 7900 पहला और अहम सपोर्ट लेवल है। जब तक आप 7900 के ऊपर है तब तक मानकर चलें अब भी आप तेजी के मार्केट में है। तो 7900 के आसपास शुरुआत हो तो एक बार की आप खरीदारी का मौका देख सकते हैं। कम कमजोरी के साथ शुरुआत हो, यानी कि भारतीय बाजार खुलने तक अगर ग्लोबल मार्केट्स रिकवर कर जाएं और कम कमजोरी के साथ शुरुआत हो तो 8000 के लेवल को स्टॉप लॉस मानकर बिकवाली की जा सकती है। लेकिन चूंकि इस वक्त जो संकेत है उसे हम ये मानकर चलें कि आपकी अच्छी खासी कमजोरी के साथ शुरुआत होगी, तो 7900 या इसके आसपास आपको खरीदारी का एक मौका बन सकता है। लेकिन तब आपका स्टॉप लॉस काफी दूर है और वो 7825 के आसपास आता है। बैंक निफ्टी में भी वही हाल है जो हम लगातार पिछले कई सेशन से कह रहे थे कि 17150 के पार जाना बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल है, तो उस लेवल को स्टॉप लॉस मानकर आप 16800 16600 के लेवल के लिए बैंक निफ्टी में भी एक बार की तेजी का सौदा बना सकते हैं। तो ओवरऑल आज गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद निचले स्तरों पर खरीदारी का मौका ढूंढे और उछाल आए या कम कमजोरी के साथ शुरुआत हो तो फिर बिकवाली करनी चाहिए। चलिए ये रहा है निफ्टी पर। विस्तार से अनिल से पूछेंगे कि एफआईआईज के संकेत कैसे हैं, एफएनओ में संकेत कैसे हैं, लेकिन विजय से पूछते हैं। विजय, हाय, गुड मॉर्निंग। आप देखिए 10वें महीने लगातार चाइना का जो पीएमआई डेटा आ रहा है वो कमजोर आ रहा है, और आज भी सुबह सुबह पूरे के पूरे एशियाई बाजारों का मूड खराब करने का काम चाइना ने किया है। पिछले साल तो चाइना ने काफी लोगों को दुख पहुंचाया, लेकिन देखिए साल की शुरुआत में फिर से वही रीजंस आ रहे हैं। कैसे अप्रोच करेंगे भारतीय बाजारों को आज आप? देखिए, चाइना में जो भी कुछ है मुझे लगता है काफी कुछ ओपेक भी है, क्योंकि पूरी क्लैरिटी नहीं आती कि किस हद तक डैमेज हो सकता है चाइनीज मार्केट्स। मुझे लगता है कि मार्केट्स एक बार गैप डाउन ओपन होने चाहिए। करीब 50 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है एसजीएक्स निफ्टी, और
7900 का इंपॉर्टेंट लेवल भी उसने तोड़ा है, तो हो सकता है कि हम उसके नीचे का लेवल देखें। मगर मैं ये कहूंगा कि सिलेक्टिव स्टॉक बाइंग जरूर होगी। इंडेक्स में हो सकता है कि थोड़ी गिरावट हो, मगर जैसे हमने फ्राइडे के शुक्रवार को देखा था कि बहुत अच्छी बाइंग आई थी, चाहे वो एडीएजी पैक में हो या काफी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में हमने देखा कि अच्छी तेजी बनी थी। तो मेरे हिसाब से स्टॉक्स सिलेक्टिव रहना आज के दिन की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, और इंडेक्स में हो सकता है कि काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिले। ओके, चलिए इंडेक्स में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें एशियाई बाजारों को, जापान का बाजार देखिए या फिर शंघाई का मार्केट देखिए किस तरह से टूट रहे हैं। 450 पॉइंट नीचे हांगकांग के मार्केट्स, शंघाई देखिए 4% की गिरावट दिखा रहा है, तो काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है इस समय एशियाई पैक में। यूएस तो आज पहले दिन खुलेगा तब देखेंगे वो किस तरह से रिएक्ट करता है, लेकिन बहरहाल 7900 के आसपास देखिए एसजीएक्स निफ्टी आता हुआ। 7950 को लांघा जरूर था, लेकिन कम वॉल्यूम्स के साथ लांघा था, ये ध्यान रखिए। अनिल, मैं देख रहा था कि मुहूर्त ट्रेडिंग वाले जितने सेशन, जितना वॉल्यूम होता है ना, उतना ही सेशन देखने को मिला था, उतना ही बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला था। तो ये जो तेजी आई थी वो बिना किसी वॉल्यूम के आई थी। आपने एफआई की एक्टिविटी को किस तरह से पढ़ा शुक्रवार को? डेटा मिक्स है। वैसे कैश मार्केट के डेटा देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एफआई की तरफ से खरीदारी लौटती हुई दिख रही है, वो है भी, लेकिन वायदा कारोबार के डेटा उतने मजबूत है नहीं पहले दिन के, क्योंकि आप देखिए 75 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं एफआई ने, उसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स में 220 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है, और वायदा कारोबार के डेटा भी आपको जो पॉजिटिव दिख रहे हैं वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि 566 करोड़ के ऑप्शंस खरीदे गए हैं। लेकिन एफआई की तरफ से ये जो ऑप्शंस खरीदे गए हैं वो हेजिंग के लिहाज से पुट ऑप्शंस खरीदे गए हैं, जो कि एक तरह से आप मजबूती के संकेत नहीं मानेंगे। तो ओवरऑल डेटा जो एफआई के हैं वो मिक्स है। सिर्फ ये कह सकते हैं कि कैश मार्केट में खरीदारी थोड़ी सी राहत का आंकड़ा है, लेकिन इस आंकड़े को भी मैं इस लिहाज से देख रहा हूं कि चलिए कोई बात नहीं, पहले दिन थोड़ी खरीदारी की है। बड़े आंकड़े जो आपको एक्सपायरी के दिन दिखे थे उससे ये मत सोचिए कि एफआई पूरी तरह से बाजार में लौट चुके हैं, वो एफआई के एक्सपायरी के दिन के एडजस्टमेंट है। तो अभी भी आंकड़े न्यूट्रल कहना ज्यादा ठीक है, बजाय इसके कि हम बहुत जोर से कहें कि आंकड़े पॉजिटिव है और एफआई ने खरीदारी शुरू कर दी। क्योंकि खरीदारी अगर आपको अच्छे से देखनी है, दमदार देखनी, तो दोनों जगह होनी चाहिए, कैश में भी और वायदा कारोबार में भी। वायदा कारोबार में वो मिसिंग है, और आज से जब एफआई फुल फ्लेज बाजार में फिर से लौटेंगे तब हम आंकड़ों को कल से आपको एनालाइज करके बताएंगे कि इनका क्या मतलब असली में निकलता है। बिल्कुल, तो एफआईएस के जो एक दिन के शुक्रवार के आंकड़े हैं उनको पढ़ना कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। असली आंकड़े, रियल टेस्ट जो है वो आज से आने वाले आंकड़ों का होगा। लेकिन आज विजय ये बताइए कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर आपकी नजर होगी, और अगर एक ट्रेड आपको लेना होगा तो किस तरफ लेंगे और कौन सी कंपनी में लेंगे? देखिए, मुझे एविएशन अच्छा लग रहा है, और एविएशन में अभी क्रूड की बढ़ोतरी के कारण हो सकता है कि थोड़ा सा ब्रीदर देखने को मिले, तो संभवतः थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट बुकिंग आए। अभी हालांकि एटीएफ प्राइसेस को 10% काटा गया था, मगर फिर भी हो सकता है कि जिस तरह से जेट एयरवेज और इंडिगो और स्पाइस जेट में तेजी देखने को मिली, हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले। इसके अलावा एडीएजी पैक में मैं आरकॉम है और रेल कैप है, ये इस पे मेरी नजर रहेगी। और यही दो सेक्टर्स हैं जिन्होंने आप देखिए शुक्रवार को बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था। एविएशन पैक का 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर नए नए हाईज लग रहे हैं, और एडीएजी पैक की भी क्या शानदार शुरुआत हुई है इस साल की, बल्कि पिछला महीना देखिए दिसंबर का भी काफी अच्छा रहा था इस पूरे के पूरे पैक के लिए। बताइए एफएनओ काल के लिए भी क्या इंतजार कर लें डेटा का? अभी जो आया है डेटा उसका कोई अर्थ नहीं है, साल का एफएनओ सीरीज का पहला दिन का डेटा था, वैसे भी कुछ खास ट्रेंड तो उसमें से मिलने वाला है नहीं। वायदा कारोबार में डेटा ज्यादा साफ दिख रहे हैं और दो डेटा खास तौर से जिस पर मेरी नजर है, पहला तो है 7,900। मैं आज के मार्केट को कैसे देख रहा हूँ, 7,900 के ऊपर अगर हम बने हुए हैं तो हम मंदी में नहीं है, 7,900 के नीचे ट्रेड करेंगे तो मंदी में आएंगे। और उसकी वजह यह कि आप देखिए कल के सेशन में, शुक्रवार के सेशन में 7,900 के लेवल पर पुट में 9 लाख शेयर जुड़े हैं, और उसके पहले 6 लाख शेयर, यानी कि 2 दिनों में 2 ट्रेडिंग सेशन में वहां पर 15 लाख शेयरों का इजाफा हुआ है। अब 7,900 की अहमियत क्या है? जब 2 सेशन में 15 लाख शेयर वहां पर नए जुड़ चुके हैं, इसका मतलब क्या है?
अगर 7,900 के नीचे बाजार टिकते हैं, खुलते हैं और उसके बाद थोड़े वक्त देर तक वहां नीचे वक्त बिताते हैं, तो ये जो पुट बेचे गए हैं, जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई है इस बाजार में, उन ट्रेडर्स की तरफ से आपको बिकवाली का प्रेशर बढ़ता हुआ दिखेगा। वो अपनी पोजीशन हल्की करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो ये मानकर चल रहे हैं कि 7,900 आसानी से टूटेगा नहीं। तो उस लिहाज से सबसे अहम लेवल वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए 7,900, उसके बाद 7,800 आता है। वो इसलिए कि 7,800 के लेवल पर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो कहीं न कहीं बाजार 7,800 से लेकर 7,900 की बीच में काफी अहम सपोर्ट लेवल दिखा रहा है, और बाजार हो सकता है करेक्शन के लिए उन लेवल्स की तरफ एक बार बढ़ के करेक्शन पूरा करने की कोशिश करे, ताकि बाजार को एक अपसाइड के लिए जगह बनती हुई दिख सके। लेकिन चूंकि 8,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो हम पिछली सीरीज में पार नहीं कर पाए, उसके पास बेहद करीब पहुंचे, अब संकेत उतने अच्छे नहीं, तो एक बार आप मान के चलें कि 8,000 के पार जाना काफी मुश्किल होगा। जब तक 8,000 के पार न निकले तब तक फिलहाल नई तेजी के बारे में न सोचे, या फिर करेक्शन को पूरा हो जाने दें। इसके अलावा वायदा कारोबार में आप देखें, बैंक निफ्टी और निफ्टी में तेजी की पोजीशंस बनी है पहले दिन यहां पर शुक्रवार को, थोड़ी सी पोजीशंस वहां पर प्रेशर आ सकता है। सबसे बढ़िया बात वायदा कारोबार में एक ही, और वो है पुट कॉल रेशियो। 0.76 पर पुट कॉल रेशियो है, यानी कि बहुत ज्यादा तेजी में पुट कॉल रेशियो नहीं है, और वो एक थोड़ा आपको कंफर्ट देता है कि जब बाजार में बहुत ज्यादा ओवरबॉट पोजीशन ना हो तो बाजार के गिरने की संभावनाएं थोड़ी कम हो सकती है। तो कोशिश यही हो, उम्मीद यही करें कि 7,900 के लेवल को होल्ड कर पाए बाजार, उसके आसपास टिक पाए, तब तो ठीक। अगर वो नहीं हुआ तो फिर आपके लिए आज की क्लोजिंग काफी खराब हो सकती है। 7,900 के नीचे की क्लोजिंग नीचे के लिए 7,800, 7,825 का रास्ता आपको अगले 1-2 दिनों के लिए खोल देगी। ये बड़ी दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, अगर क्लोज कमजोर हो तो फिर चिंता की बात होगी। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आज निफ्टी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। वैशाली पारेख कह रही हैं कि यहाँ पर खरीदारी करके आपको आज चलना चाहिए। 7,900 का स्टॉप लॉस रखिए, 7,985 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं आज के दिन। अनुज दीक्षित की राय भी यहाँ पर खरीदारी की तरफ ही है। उन्हें लगता है 7,900 के स्टॉप लॉस से तेजी करना चाहिए, ऊपर की तरफ 8,040 का हो सकता है लक्ष्य। इसके अलावा समित चौहान ये मान रहे हैं कि बेचकर चले, 7,880 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 8,020 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट पोजीशन आज बना सकते हैं। सुमित बगड़िया कहने हैं कि 7,880 के स्टॉप लॉस से आप खरीदिए, ऊपर की तरफ का लक्ष्य बनेगा 8,080 का। और मानव जायसवाल भी बुलिश है, उनको लगता है गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। 8,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 7,925 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखने चाहिए। ये तो 5 में से 4 एक्सपर्ट्स बुलिश निकले आज। बिल्कुल, और शायद पिछले 2-3 सेशंस और पिछले हफ्ते का ट्रेंड देखे तो उनकी राय शायद गलत भी नहीं, क्योंकि चार्ट्स पर अभी तक संकेत नेगेटिव आए नहीं, लेकिन कुल मिलाकर जो दिख रहा है वो ये कि शायद 7,900 के आसपास हमारे ज्यादातर एक्सपर्ट मान रहे हैं कि एक सपोर्ट हो सकता है। तो 7,900 जो हम लगातार बात करें कि उन लेवल पर ही नजर रखिए। 7,880, 7,900 सपोर्ट जोन है, अगर ये ना टूटे तब तक घबराने की जरूरत नहीं। अदरवाइज आप 8,000 के पार होने का इंतजार करें। ये राय हमारे 5 एक्सपर्ट्स की तरफ से। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए आज के 5 सबसे बड़े शेयर जहां पर होगा दमदार एक्शन। तैयार करेंगे आपके लिए रणनीति इस ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। वक्त हो गया ये जानने का कि टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं, कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जहां आज दमदार एक्शन देखने को मिलेगा बाजार खुलने के साथ ही। और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को मंजूरी मिली है CRZ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, और 2 कंपनियां जो रडार पर होनी चाहिए आपकी, खासतौर पर जैकॉब और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। यहां पर एक अच्छा एक्शन तेजी का देखने को मिल सकता है। आईबुल रियल और जैकॉब आपने देखा है स्टॉक्स पिछले हफ्ते से अच्छे एक्शन में, आज और मजबूती बढ़ने की पूरी संभावना। PNC इंफ्रा एक छोटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इसके ऊपर नजर रहनी चाहिए। 8.5% हिस्सेदारी इन्होंने बेची है नया गांव जौरा टोल रोड में, और ये हिस्सेदारी बेचकर कंपनी को 34.5 करोड़ रुपए मिले हैं। तो शेयर पर नजर आज जरूर होगी। एक छोटा रेलवे का कारोबार करने वाला स्टॉक स्टोन इंडिया, इसके लिए 21 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है लखनऊ मेट्रो की तरफ से, और उसका एक्शन आज दिखेगा स्टॉक के भाव में। साथ ही IRB इंफ्रा स्टॉक पर भी नजर होगी। अब तक का सबसे बड़ा रोड प्रोजेक्ट इनके हाथ लगा है, 10,050 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। एक टनल बनाने के लिए प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में, और आज स्टॉक में एक अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो काफी बड़ा है। सरकारी कंपनी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए एक बड़ी खबर, और इस साल आर्सेलर मित्तल जो कि दुनिया भर के बाजारों में स्टील की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, उनके साथ एक बड़ा करार इस साल हो सकता है सेल का, और ये करार होगा
5,000 करोड़ रुपए का। तो सेल के लिए ये बेहद बड़ी और पॉजिटिव खबर। चलिए, तो इन कंपनियों पर तो नजर होनी चाहिए, साथ ही ऑटो कंपनियों पर भी नजर होनी चाहिए। 1 जनवरी को हमने देखा था मारुति जैसी कंपनियों ने तो अपने नंबर्स पेश किए थे, लेकिन कई कंपनियां हैं जिन्होंने बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को और ओवर द वीकेंड अपने नंबर्स पेश किए हैं। अशोक लेलैंड, आइशर, टीवीएस मोटर, जहां इन कंपनियों ने जो नंबर्स पेश किए वो अच्छे रहे, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प और एस्कॉर्ट्स के नंबर्स ने निराश किया है। डिटेल्स क्या है, चलिए जानते हैं। डिम्पी के पास सीधे चलते हैं। डिम्पी, बताइए, निराशा हाथ लगी है किन कंपनियों के और कौन सी कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया? आप ये कह सकते हैं कि जिनसे उम्मीद थी कि वो अच्छे रिजल्ट्स दिखाएंगे उनके थोड़े खराब आए, और जिनसे उम्मीद नहीं थी उनके बेहतर आ गए हैं, आप ऐसे समझें। अब हीरो मोटोकॉर्प, जिससे उम्मीद थी कि रिजल्ट्स थोड़े बेहतर आएंगे, लेकिन इसकी सेल्स घटी है। ये करीब 5% इसकी टू व्हीलर की बिक्री की घट गई है और ये करीब 526 से घटकर 5 लाख हुई है। तो ये उम्मीद से थोड़ा खराब रिजल्ट रहा हीरो मोटोकॉर्प का। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स के आंकड़े भी खराब रहे, क्योंकि ट्रैक्टर के हिसाब से एस्कॉर्ट्स के रिजल्ट्स को भापा जाता है। उसमें डोमेस्टिक इनकी बिक्री है जो ट्रैक्टर्स की है वो भी घटी है करीब 5% के आसपास, और ओवरऑल बिक्री के अंदर करीब 9% का एक नुकसान देखने को मिला है। तो इस वजह से आप देखेंगे एस्कॉर्ट्स पे थोड़ा प्रेशर रहेगा। इसके अलावा टाटा मोटर्स, हालांकि पहले अनुमान यही था कि इसकी सेल्स डाउन आएगी, और उम्मीद से ये कह सकते हैं थोड़ी ज्यादा डाउन आई है, क्योंकि इसकी टोटल सेल्स करीब 4% के आसपास गिरी है। हालांकि इसका पैसेंजर व्हीकल सेल्स देखिए, वहां पे 33% का एक हमने नुकसान आते हुए देखा, जो कि काफी अच्छा ये कह सकते हैं कि इस बार आंकड़े खराब रहे हैं। और इसके अलावा इसका अगर आप एक्सपोर्ट देखेंगे वो करीब 15% के आसपास बढ़ा। ये थोड़ा इनलाइन रह सकता है, ये कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल टाटा मोटर्स के रिजल्ट भी खराब ही थे। लेकिन जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए उसमें टीवीएस मोटर्स है, क्योंकि इसका एक्सपोर्ट जो डाउन हुआ है वो 0.6 था, उम्मीद थोड़ी ज्यादा की थी लेकिन कम डाउन हुआ। और इसके अलावा अगर आप इसकी टोटल सेल्स देखेंगे तो वहां पे भी करीब 4% का इजाफा ही आते हुए दिखा, और ये बढ़कर करीब 2 लाख को पार कर गई है। इसके अलावा अशोक लेलैंड, क्योंकि चेन्नई में बारिश की वजह से जो नुकसान की उम्मीद थी, अशोक लेलैंड ने आंकड़ों में बिल्कुल अलग उसकी पिक्चर दिखाई। इसकी कुल बिक्री 31% बढ़ी है। इसका लाइट कमर्शियल व्हीकल के अंदर 18% और मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल के अंदर करीब 35% का जो इजाफा है, इस शेयर को आज अच्छा सर्च दे सकता है। इसके अलावा आइशर मोटर्स के अंदर भी आप रॉयल एनफील्ड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इनका प्लांट कई दिन तक बंद था, लेकिन आंकड़े फिर भी बेहतर आए, 41% की कुल बिक्री बढ़ी है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में रहने वाले हैं इन आंकड़ों के दम पर, और इन्हीं पर राय ली जाए। हमारे साथ इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स हैं विजय चोपड़ा, और विजय जी से सलाह ली जाए पहले उन शेयरों पर जिनके आंकड़े अच्छे आए। और इस लिस्ट में मुझे 3 स्टॉक दिख रहे हैं विजय जी। अशोक लेलैंड ने 31% की ग्रोथ दिखाई है, आइशर ने 41% की, और टीवीएस मोटर्स 4% ऊपर आया है। इन तीनों में से कोई स्टॉक या तीनों अगर आपको पसंद है तो बताएं। मुझे अशोक लेलैंड और टीवीएस ज्यादा बेहतर लगते हैं आइशर के कंपैरिजन में। और अशोक लेलैंड का जो मेरा जो पर्सनल टारगेट है, मुझे लगता है 110 का स्तर जरूर वो टच कर सकता है। और ऐसे ही टीवीएस मोटर्स जिस तरह का ग्रोथ दिखाया है इसने अपने सेगमेंट में और एक्सपोर्ट्स में, आई थिंक दैट इट शुड डू गुड। मारुति के भी आंकड़े अच्छे आए थे अनिल जी, और मुझे लगता है कि मारुति कंफर्टेबली अगर बाजार थोड़ा सा भी साथ दे तो 4700-4800 का स्तर जरूर टच करेगा। और बहुत स्ट्रेंथ है काउंटर में, और एक करेक्शन भी आ चुका है स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि इन नंबर्स के चलते हुए संभवतः यहाँ पे 150-200 रुपए की तेजी मारुति में भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प 5% बिक्री के आंकड़े घटे हैं साल दर साल। एस्कॉर्ट्स 9% कमजोर नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं पिछले साल के मुकाबले ट्रैक्टर सेल्स के इस बार। और टाटा मोटर्स ने भी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई है। ये शेयर आज कैसे खुल सकते हैं, और अगर कमजोर खुलते हैं तो इसमें कहीं खरीदारी करने के लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है क्या? देखिए, पहले भी हमारा एक डिस्कशन हुआ था रिगार्डिंग टाटा मोटर्स की। उनका जो डोमेस्टिक मार्केट है वो काफी फ्रेजाइल है, फीबल है। और चाहे वो एलसीवी सेगमेंट हो, एचसीवी सेगमेंट हो, या इवन कार्स में जो उन्होंने गाड़ियां लॉन्च की हैं उसका कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया अभी तक। टाटा मोटर्स में पिछले 1.5-2 सालों में, 3 सालों में जो हमने तेजी देखी, प्राइमरली वो जेएलआर के नंबर्स के ऊपर बेस थी। तो मुझे लगता है कि दे हैव टू सेट द हाउस इन ऑर्डर। कंपनी में बहुत स्ट्रेंथ है, 400 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। नो डाउट वैल्यूएशंस कन्विंसिंग है, मगर हो सकता है कि यहां से फिसले, और हो सकता है हम 380 का स्तर, 370 का स्तर भी स्टॉक में देखें। मगर अगर थोड़ा सा भी कंपनी अपने स्ट्रेटेजिक रोड मैप पे काम करती है और इंडियन मार्केट्स में कुछ अच्छे ब्रांड्स लॉन्च करती है, कारें लॉन्च करती है,
मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स कैन रिवाइव वेरी वेरी स्ट्रांगली, क्योंकि JLR का सपोर्ट डेफिनेटली रहेगा और डोमेस्टिक मार्केट्स में भी इनको कुछ स्ट्रेटेजिक चेंजेस करने पड़ेंगे अपना मार्केट शेयर कैप्चर करने का, क्योंकि अशोक लेलैंड अगर आप दूसरे हाथ पर देखें तो बहुत स्ट्रांगली अपना मार्केट शेयर मेंटेन कर रहा है। दूसरी चीज जो आपने बोली हीरो होंडा के बारे में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं TVS है या बजाज है वो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, और हीरो होंडा जहां पर एक मार्केट का दिग्गज था, वो नंबर्स जिस तरह से बता रहे हैं कि थोड़ा सा नरमी आई है उनके सेल्स नंबर्स में, तो नो डाउट थोड़ा करेक्शन रहेगा इन स्टॉक्स में, बट आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा डैमेज होगा, क्योंकि जो पकड़ है हीरो होंडा की हमारे रूरल मार्केट्स में और जो अर्बन मार्केट्स में वो बहुत स्ट्रांग है, और आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम इट विल रिवाइव बैक वेरी स्ट्रांगली। राइट, चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे IRB इंफ्रा की। देखिए 10,050 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगा, और अगर आप देखें तो इनका ऑर्डर बुक पोजीशन जो अब तक है वो 16,400 करोड़ के आसपास की है। तो इस लिहाज से देखिए ये ऑर्डर मिलते ही इनके ऑर्डर बुक में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में टनल बनाने और उसको मेंटेन करने का काम इनको मिला है। इस स्टॉक में आज किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है, आगे चलकर क्या रणनीति बनानी चाहिए, इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। एक्शन अब ढेर सारे स्टॉक्स पर रहने वाला है, और उनमें से IRB इंफ्रा सबसे ऊपर है, जहां पर 10,500 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर IRB इंफ्रा को मिल रहा है, और अब तक का सबसे बड़ा रोड प्रोजेक्ट का ये ऑर्डर है, और जाहिर सी बात है कि स्टॉक पर इसका एक्शन दिखेगा। बड़ी ऑर्डर बुक हो जाएगी इस ऑर्डर के बाद में। IRB इंफ्रा को कैसे ट्रेड किया जाए, क्या एक बेहतरीन खरीदारी का मौका है यहाँ पर? विजय साहब क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, IRB पहले भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चरली अच्छा लग रहा था, और जिस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखा रहा है, ऑर्डर बुक अच्छी है, और ये तो नो डाउट एक माइलस्टोन ऑर्डर है इसके हिस्ट्री में, और मुझे लगता है इस कंपनी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी इसको एग्जीक्यूट करने में। कई बार ऐसा होता है कि एग्जीक्यूशन फ्रंट पे कंपनीज उतनी एफिशिएंट नहीं होती हैं, बड़े ऑर्डर्स मिल तो जाते हैं मगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, तो आई एम श्योर उनके लिए भी एक चैलेंजिंग चीज होगी, बट आई थिंक कि ये ओवरऑल कंपनी के लिए अच्छा है। यहाँ पे इस न्यूज के चलते हुए पॉसिबली हम यहाँ से 5 से 10% की तेजी भी देखें आने वाले कुछ सेशंस में, तो नो डाउट स्टॉक अच्छा लगता है मेरे को बाय ऑल पर्सपेक्टिव। बिल्कुल, 7 साल में इनको इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद 22 साल तक इनको वहां पर चुंगी वसूलने का ठेका भी दिया जाएगा। जाहिर सी बात है एक बड़ी पॉजिटिव खबर इस शेयर के लिए। इसके अलावा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को CRZ और एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री की जो हरी झंडी मिली है, उसके चलते आज माना जा रहा है कि जैकॉब जैसे स्टॉक्स, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये कुछ ऐसे कंपनियां हैं जिनको बड़ा फायदा होगा। आप कैसे रीड कर रहे हैं इस खबर को? 22 किलोमीटर का समंदर में सबसे लंबा सी लिंक बनेगा, 11,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, और काफी समय से मुंबई को तो इस प्रोजेक्ट का इंतजार था। नवी मुंबई और मुंबई को जोड़ने का काम करेगा ये सी लिंक। बताइए कैसा लगता है विजय ये आपको खबर, और कौन से शेयरों पर आप आज एक्शन होता हुआ देखेंगे इससे? देखिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है गवर्नमेंट का, और जब दिखाई दे रहा है जिस तरह से IRB को ऑर्डर मिला, ये नई सीलिंग की बात हो रही है, और मुंबई को डीकंजेस्ट करने के लिए, ग्लोबल सिटी बनाने के लिए काफी मेहनत की जा रही है, और इसका रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आज नीजक रिएक्शन अच्छा होना चाहिए दोनों ही स्टॉक्स के ऊपर, और हमने खास करके इंडिया बुल रियल एस्टेट में पिछले 1-2 सेशंस में अच्छी तेजी देखी, 65 के स्तर तक ये स्टॉक गया। हो सकता है कि 72-73 का स्तर बहुत जल्दी टच करे, परसेंटेज वाइज एक अच्छा रिटर्न आ सकता है इस स्टॉक में। और सेम विद जैकॉर्प तो काफी टाइम से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लैगार्ड है, मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और ये खबर नो डाउट इसको एक अच्छा फिलिप देगी, और स्टॉक में संभवतः आप 10 से 15% की तेजी भी देखने को मिल सकती है। चलिए, तो एक अच्छी रैली इन स्टॉक्स में आज देखने को मिल सकती है। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक के बाद सिमी भौमिक तो हमारे साथ जुड़ेंगी, और साथ ही FNO एक्सपर्ट LKP सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एनालिस्ट गौरव बिस्सा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही हम चलेंगे दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली में आज ऑड इवन जो फॉर्मूला लागू हुआ था 1 जनवरी से, उसका असली टेस्ट आज होने वाला है, क्योंकि छुट्टियों के बाद आज सब लोग सड़क पर उतरने वाले हैं। कैसी है वहां की तस्वीर, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे लेंगे सीधे जायजा। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। SGX निफ्टी देखिए 33 अंक की गिरावट के साथ इस समय बाजार खुलने के संकेत दे रहा है, और ज्यादातर एशियाई बाजारों में कमजोर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाइना के जो PMI डेटा आया वो काफी खराब आया है, और ऐसा नहीं है पहली बार ये डेटा खराब आया हो, 10 महीने से लगातार कमजोर डेटा आ रहा है।
और आज देखिए ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए चिंता का सबब बन गया है। लेकिन सीधे चलते हैं और दिल्ली, और जानते हैं दिल्ली में इस समय क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। यार दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले की असली परीक्षा दरअसल आज ही है। 1 जनवरी से इस योजना की शुरुआत भले ही हो गई थी, लेकिन इसकी सफलता का सही अंदाजा आज लग जाएगा। और छुट्टियों के बाद आप सबको पता है आज से दिल्ली की जो पब्लिक है वो सड़कों पे उतरेगी। और सीधे चलते हैं दीपाली नंदा रोहन सिंह के पास, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपाली खड़ी हैं ITO पर और रोहन खड़े हैं लक्ष्मी नगर में। सबसे पहले रोहन आपके पास जाना चाहूंगा, बताइए दिल्ली में इस समय ट्रैफिक की स्थिति क्या है और आज कौन सा दिन है, इवन का ऑड का? हमने देखा था 1 तारीख को तो ऑड गाड़ियां चल रही थी। अभी तक तो ट्रैफिक की स्थिति काबू में है, लेकिन थोड़ी ही देर में जब रश बढ़ेगा तब देखना होगा कि क्या दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों की भीड़ को संभाल पाती है, क्योंकि छुट्टियों के बाद आज पहला फुल फ्लेज्ड वर्किंग डे है। और अगर आज इस टेस्ट में पास हो जाती है दिल्ली सरकार तो हम कह सकते हैं कि ऑड इवन का फॉर्मूला सफल हो जाएगा। नर्वस दिख रही है सरकार, कल इमरजेंसी मीटिंग लेनी पड़ी थी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय को। कहा तो जा रहा है कि आज मेट्रो जो कि ऑलरेडी ज्यादा ट्रिप्स लगा रही हैं, आज 70 ट्रिप और लगाएगी। आमतौर पर 24 के बजाय आज 32 लाख लोगों को ले जाएगी। बसेस भी बढ़ाई गई हैं, बसेस भी 500 से ज्यादा बसेस चलाई जा रही हैं। जो बसेस पहले अपने रूट खत्म कर दिया जाती थी उन्हें खास तौर पे कहा गया है कि आप अपने रूट्स पूरे करेंगे। लेकिन ये जो ओवर कैपेसिटी की बात की जा रही है, अगर वो पीक आवर्स में संभाल नहीं पाती है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीनगर जैसे जगह में जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, यहाँ पे आमतौर पे आम दिनों में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट संभालना मुश्किल होता है। तो अगर आज संभाल पाती है तब हम कह सकते हैं कि ऑड इवन के टेस्ट में सरकार पास हो पाई है। बिल्कुल। तो फिर दीपाली आप ये बताएं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस वक्त ताजा हाल किस तरह का है और सरकार के इंतजाम कितने कारगर नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि आज दिल्ली सरकार की असली अग्नि परीक्षा है और इस वक्त जहां पर हम ITO पर खड़े हैं ये दिल्ली के बिजी चौराहों में से एक है। और यहाँ पर तैयारियों की अगर हम बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो लोगों को गांधीगिरी के जरिए ये बता रहे हैं कि आज इवन गाड़ी चलाने का डे है, यानी कि 2, 4, 6 नंबर की जो गाड़ियां हैं वही आज दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी। और मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की भी अच्छी खासी तादाद दिखाई दे रही है, ताकि जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं उनका चालान काटा जा सके। अगर अभी तक की बात करें तो जो डेटा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है उसके मुताबिक 550 से ज्यादा लोगों का चालान किया जा चुका है, जो कि इवन डे पर ऑड और ऑड डे पर इवन नंबर की गाड़ियां चला रहे हैं। ओके, तो इवन नंबर की गाड़ियां आज चल रही हैं। ये बताइए, हमने देखा था शुक्रवार को रोज देकर, गुलाब देकर जो लोग गलत गाड़ियां चला रहे थे उनको उनके साथ ये बर्ताव किया जा रहा था। आज भी क्या इसी तरह का कुछ नया अनूठा चीज देखने को मिल रही है क्या? देखिए, जहां तक अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो पहले ही साफ कर चुकी है कि इवन और ऑड एक अपने आप में पहले एक नए तरीके का एक्सपेरिमेंट है जो राजधानी दिल्ली से शुरू किया गया है। ऐसे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए भी इस पूरा फॉर्मूला समय लेगा और लोगों से सख्ती से नहीं निपटा जाएगा। इसीलिए गांधीगिरी का फॉर्मूला दिल्ली सरकार ने अपनाया है। जो लोग अगर काफी सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि ऑड और इवन के डेज क्या है, धीरे धीरे ये जागरूकता फैल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो यहाँ पर बाकायदा लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं कि इवन नंबर के तहत कौन सी गाड़ियां आएंगी और ऑड नंबर के तहत कौन सी गाड़ियां आएंगी, ताकि अगर कहा जाए कि गलती से अगर किसी को यहाँ पर आ जाता है अपनी गाड़ी लेकर, वो 2 घंटे के अंदर उस गाड़ी को दोबारा अपने घर लेकर चले जाए, दिल्ली की सड़कों पर ना चलाए। तो जो गांधीगिरी का एक जो फॉर्मूला दिल्ली सरकार ने अपनाया है इवन और ऑड के साथ साथ, वो फिलहाल कारगर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी 8, साढ़े 8 बजे का समय है, ऑफिस के लिए लोग घरों से निकलना शुरू हुए हैं और जैसे जैसे वक्त बीतेगा तभी असली पता चल पाएगा कि कितना कारगर ये साबित हो रहा है फॉर्मूला। बिल्कुल, आप दोनों का शुक्रिया। और दिन भर हम आपसे इसी पर और ज्यादा अपडेट लेते रहेंगे कि दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले का आज होगा असली परीक्षण का दिन कि क्या ये कामयाब हो पाता है या नहीं। लेकिन इस बीच एशियाई बाजारों की गिरावट बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार आप नजर डालें चीन के बाजारों में, जहां पर 3% की गिरावट है, हांगकांग में 2% के आसपास की गिरावट, खराब PMI आंकड़ों के बाद में ये गिरावट बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी पर राय लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ बिजनेस प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप के VK शर्मा साहब, जो कि दुनिया भर के बाजारों पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं और सटीक विश्लेषण करते हैं। शर्मा साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर।
क्या वजह है इतनी तेजी से गिर रहे हैं एशियाई बाजार? पीएम आंकड़े तो हमेशा से ही खराब आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ऐसे खराब आए हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी तेज गिरावट। जी, इस वक्त जो गिरावट है उसका समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, और मेरे ख्याल से ये गिरावट कोई चीनी बाजारों के लिए पीएमआई के अंदर ये नई नहीं है। 9 महीने से लगातार मार्केट्स गिर रहे हैं, और पीएमआई का गिरना और एक्सपोर्ट का गिरना एक ये इंटरनेशनल फिनोमेना है, और ग्लोबल स्लोडाउन के मध्य में हमारा बाजार है। मेरे ख्याल से ये जो आने वाला जो समय है इसके और ये जो डेटा आने वाला है यूएस के अंदर इस सप्ताह में, तो वो कोई भी ऐसा डेटा नहीं आएगा जो ये दर्शाएगा कि इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग है और यहाँ पे और इंटरेस्ट हाइक जल्दी से आएगा यूएस में। तो मेरे ख्याल से कुल मिला के माहौल भारतीय बाजारों के लिए तो अच्छा है। तो और ये जो गिरावट आई है चीन के अंदर, ये मेरे ख्याल से इस वक्त इसको समझ पाना, जब तक ये यूएस के अंदर इसको रिपीट नहीं होता है वहां पे भी गिरावट, तब तक मैं समझता हूँ इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए। शर्मा जी गुड मॉर्निंग। इसके अलावा हमने देखा है कि सऊदी अरेबिया के जो डिप्लोमेटिक का संबंध थे ईरान के साथ वो थोड़े कमजोर हुए हैं, तो ब्रेंट क्रूड ने भी आज 3% का उछाल दिखाया है। इस खबर को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये खबर भारतीय बाजारों के लिए थोड़ी नेगेटिव ही है, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे पिछले सप्ताह ईरान के ऊपर, और उसको लेके ईरान ने बोला था कि अगर आप हम पे सैंक्शंस लगा रहे हैं तो हम अपना मिसाइल का प्रोग्राम और तेजी से बढ़ाएंगे। तो उसके चलते हुए यूएस ने अपने जो नए जो ऑर्डर्स थे उनको सस्पेंशन में रखा है, अब उनको लागू नहीं किया है। तो ये जो माहौल है ये कुल मिला के इस बात को दर्शा रहा है कि हो सकता है ईरान का पैसा, जो ईरान का क्रूड जो मार्केट्स में आने वाला था, वो अब उतनी तेजी से नहीं आ पाएगा या कुछ समय के लिए नहीं आएगा। तो ऐसे वक्त के अंदर क्रूड बढ़ सकता है, और इस बात का पिछले शुक्रवार को आपके सिस्टर चैनल पे मैंने जिक्र भी किया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब आपका हमारे लिए वक्त निकाल कर एक एनालिसिस देने के लिए। तो शर्मा साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि एशियाई बाजारों में भले ही तेज गिरावट हो पीएमए का आंकड़ों की वजह से, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि खराब आंकड़े आए, और ऐसे में भारतीय बाजारों को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये आप जरूर ध्यान में रखें। कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिख रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट से राय ली जाए। रियल्टी शेयरों पर हमने हालांकि आईबुल और जैकॉब की बात की जिन्हें फायदा होगा ट्रांस हार्बर लिंक से, लेकिन विजय जी, मुंबई में अब जो जितने बिल्डर्स हैं उन्हें बिल्डिंग के अप्रूवल मिलने की प्रोसेस को आसान किया जा रहा है। 60 दिनों के भीतर ये सारी अप्रूवल्स देने की बात कही जा रही है। क्या मुंबई बेस्ड कोई ऐसी रियल एस्टेट कंपनी है जहां पर आपको लगता है कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं और खरीदारी का एक मौका बन सकता है? देखिए, ओवरऑल रियलिटी और अजमेरा ये मुझे अच्छी लगती हैं, खासकर इसलिए क्योंकि उनके ऊपर डेट बर्डन बहुत ज्यादा नहीं है। विज़-अ-वी एचडीआईएल जिसका एक अच्छा एक्सपोजर है बॉम्बे में, मगर वहाँ पे थोड़ा डेट कंसर्न्स हैं। संभवतः वहाँ पे भी थोड़ी तेजी देखने को मिले, क्योंकि ये सारे के जो सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात सरकार करती आई है वो कहीं ना कहीं सपना साकार होते हुए दिख रहा है, और 7 दिनों में अगर अप्रूवल्स मिलते हैं, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ माइलस्टोन अचीवमेंट फॉर दिस सेक्टर इन बॉम्बे। मगर ओवरऑल रियलिटी और अजमेरा मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं एज कम्पेयर टू एचडीआईएल। तो अजमेरा रियल्टीज ज्यादा पसंद है एचडीआईएल की बनस्पत। ये राय हमारे एक्सपर्ट विजय की। लेकिन गौरव बिस्सा भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं प्रोग्राम में। हाय गौरव, गुड मॉर्निंग। ये बताइए कैसे संकेत मिल रहे हैं वायदा में जो बने हैं, और आज के लिए क्या करना चाहिए आपको? ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से कमजोर संकेत के चलते गैप डाउन ओपनिंग हो तो खरीदेंगे, या आपको लगता है वेट करना चाहिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरे हिसाब से जो संकेत आ रहे हैं जो काफी स्पष्ट भी थे कि 8,000 पे एक रेजिस्टेंस होगा। इस सीरीज में भले ही हम ये कह दें कि हाँ यहाँ पे कॉल ऑप्शन में इतनी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो शायद उतना रेजिस्टेंस ना हो, लेकिन 2 या 3 सीरीज से कंटिन्यूस उसमें कॉन्सेंट्रेशन था, तो उस चीज को हमें महत्व देना पड़ेगा। 8,000 के ऊपर ही मैं इसमें बाई की सलाह दूंगा। निफ्टी में 7 राइज है, जब तक 8,000 सस्टेन नहीं करेगा। एक छोटा 7,850 तक का मुझे लग रहा है एक लेवल्स दिखा सकता है निफ्टी, अगर जितना होगा तो 7,950 के नीचे गुजारेगा। तो अगर समझो निफ्टी गैप डाउन होता है या थोड़ा बाई चांस अगर ऊपर आता है अराउंड 7,940 वगैरह भी अगर आता है, 7,950 अगर हो जाता है, एक बार थोड़ी अपसाइड आती है, तो 7,980 के स्टॉप लॉस से आप निफ्टी को बेच सकते हैं। 7,850 का आप उसमें टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, तो 7,850 7,850 तक फिसल सकता है निफ्टी, ये राय है यहाँ पर गौरव की शॉर्ट साइड पर। लेकिन क्या गौरव फिर ऐसे में निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी शॉर्ट करेंगे आप?
देखिए, बैंक निफ्टी में 17,000 लेवल काफी क्रूशियल है, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये कहूंगा कि जो निफ्टी में हम इंतजार कर रहे हैं 8,000 के ऊपर एक 8,200 तक के लक्ष्य या 300 तक के लक्ष्य, सिमिलर अगर आप सेटअप बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो उसमें मेरे हिसाब से वो सेटअप आने की गुंजाइश ज्यादा है, क्योंकि 17,000 लेवल क्रॉस कर चुका है, क्लोज कर चुका है। चूंकि आज गैप डाउन ओपनिंग की काफी उम्मीदें वगैरह है, तो आज भी अगर सस्टेन कर देगा 17,000 तो मेरे हिसाब से आप 16,800 के स्टॉप लॉस से बाय करके 17,400 तक के लक्ष्य की उम्मीद कर सकते हैं, जो कि 7 से 8 ट्रेडिंग सेशंस में आ सकता है। लेकिन अगर आज हमने 17,000 से नीचे क्लोज दे दिया तो मेरे हिसाब से 100 रुपए का 150 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए 1700 वगैरह का, और 16,800 तक के आप इसमें लक्ष्य की उम्मीद कर सकते हैं। फिर आप सेल कर सकते हैं, एक ट्रेडिंग सेल होगा। लेकिन अगर 17,000 सस्टेन हो जाता है आज के दिन में तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा संकेत है, और बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक करेगा। हो सकता है निफ्टी 8,000 भी सस्टेन नहीं कर पाए, लेकिन बैंक निफ्टी आपको 17,300 तक का लेवल्स दिखा सकता है। ओके, चलिए, तो ये रहा बैंक निफ्टी पर। कुछ ही देर में गौरव बिस्सा की आज एफएनओ के लिए क्या ट्रेडिंग रणनीति है वो भी जानेंगे, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो उनको पसंद है, इस सब पर भी बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक लेकर हाजिर होंगे अभी, और ब्रेक के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग जो खबरों में सुर्खियों में उन पर भी चर्चा होगी। आप देखते रहिए CNBC आवाज। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। अब देखिए, SGX निफ्टी 32 अंक की गिरावट के साथ इस समय संकेत दे रहा है। कमजोर भारतीय बाजार आज खुल सकते हैं। चाइना और जापान का जो PMI डेटा आया उसने दरअसल एशियाई बाजारों का मूड खराब किया है। हमने देखा था शुक्रवार को कुछ ऐसे स्टॉक्स जो एफएनओ में शामिल हुए हैं दिसंबर सीरीज में, उसमें जेट एयरवेज ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था। आज हालांकि कच्चे तेल में थोड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, तो जेट को कैसे ट्रेड करेंगे गौरव, बताइए। एक बेहतरीन रनअवे रैली देखी गई है पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में। ये आपने सही कहा, लेकिन चूंकि लेटेस्ट एंट्रेंट है एफएनओ का, मेरे पास उसकी डेटा होगी नहीं। एक दिन की डेटा पे अगर मैं कुछ सलाह दूंगा तो मेरे हिसाब से वो प्रोफेशनल नहीं होगा। एक टेक्निकल प्लेस में चल रहा है, काफी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है, कंसिस्टेंटली उसमें नया हाइज बनाते जा रहे हैं, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से जिसके पास है वो ट्रेलिंग स्टॉप लेते रहिए। जो फ्रेश एंट्री करना चाहता है उसको रुक जाना चाहिए, क्योंकि काफी भाग चुका है, थोड़ा करेक्शन आने दीजिए। बाय ऑन डिप्स कैंडिडेट है मेरे हिसाब से, और चाहे वो स्पाइस जेट हो, चाहे वो जेट एयरवेज हो, या प्रोबेबली इंडिगो हो, सेक्टर में काफी एक अच्छा एक मोमेंटम बनते हुए दिख रहा था। मेरे सबसे बाय ऑन डिप्स कैंडिडेट है सारे के सारे स्टॉक्स, स्पेशली जेट एयरवेज। ओके, बाय ऑन डिप्स गिरावट में खरीदारी करें, ये राय जेट एयरवेज पर आती हुई दिख रही है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो आपकी लिस्ट में हैं और सेक्टर्स, सबसे पहले तो जो सेक्टर आपको आज पसंद है, जहां ट्रेड करना चाहेंगे आप, उसके बारे में बताएंगे गौरव। रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर आज नजर रखने की सलाह दूंगा। अगर आप देखेंगे पिछले 3 या 4 दिनों में तो एक अच्छी खासी उसमें पोजीशंस बिल्डअप होते देखेंगे, चाहे वो डीएलएफ हो। अगर आप डीएलएफ में भी देखेंगे 120 कॉल ऑप्शन में सबसे अधिक मात्रा में कॉन्सेंट्रेशन है, या आप स्ट्रगल की बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में कॉन्सेंट्रेशन है। और आप 3 से 4 महीना या 5 सीरीज का अगर देख लें आप, डीएलएफ यही रेंज में ट्रेड कर रहा है। और जब भी इसने 120 का स्ट्रगल क्रॉस किया है, 130, 132 तक के लक्ष्य देखने मिले हैं। इस बार भी तकरीबन 121 के करीब क्लोजिंग हुई है, 121, 122। मेरे हिसाब से एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दीजिए 118, 119 का। आप इसमें 130 तक के लक्ष्य देख सकते हैं। उसकी उम्मीद है कि आपको 130 तक के भी लक्ष्य इसमें देखने मिल जाए, तो काफी अच्छा लग रहा है। सेम गोज फॉर आईबी रियल एस्टेट, अच्छे पोजीशंस वगैरह बनते गए हैं। 65 के ऑप्शंस में एक्शन काफी ज्यादा था, कॉल ऑप्शन में 70 के कॉल ऑप्शन में भी एक्शन चालू होना शुरू हो गया है, तो इसमें 70 से 72 के लक्ष्य आप उम्मीद कर सकते हैं। एचडीएल भाग चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से और इसमें 3-4 रुपए मिलने की उम्मीद वगैरह है। तो टॉप में होगा डीएलएफ, फिर आईबी रियल एस्टेट, और एचडीएल भाग चुका है, लेकिन मुझे लगता है मोमेंटम भी इसमें बरकरार रहेगा। सेल एक और ऐसा स्टॉक है विजय जो खबरों में है। 5,000 करोड़ रुपए का जो एक ज्वाइंट वेंचर हुआ है आर्सलर मित्तल और सेल के बीच में, वो लगभग उसके फाइनलाइजेशन हो जाएगा 2016 में। और मई में हमने देखा था 2015 में इस ज्वाइंट वेंचर का अनाउंसमेंट हुआ था। सेल क्या दौड़ लगा सकता है आज मेटल कंपनियों पर? आप कैसे क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, जिस तरह से चाइनीज पीएमआई आई है और जो ग्लोबली हम स्लो डाउन देख रहे हैं, भारत में भी अभी चीजें पिकअप होने की बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश अभी शुरू हुआ है, जिसको आई थिंक इम्प्लीमेंट होते होते समय लगेगा, चीजें एक्चुअली ग्राउंड पे होती हुई टाइम लगेगा। मुझे लगता है मेटल काउंटर्स अभी भी थोड़े से धीमी गति से ही चलेंगे। अगर सेल की बात करें तो संभवतः इसमें 2-3 रुपए की उछाल मिल सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से चलने वाला काउंटर नहीं है। तो इस खबर का एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिल सकता है, और 51-52 का स्तर इस स्टॉक में पॉसिबली देखा जाए। ओके, तो ये राय सेल पर आती हुई। लेकिन
गौरव, आपकी कुछ पिक्स में देख रहा हूं जहां पर आप ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। सबसे पहले एसीसी, जहां पर आपकी खरीदारी की राय है, बताइए क्या लक्ष्य है इसके लिए? देखिए, अगर एसीसी का आप देखिए जो रोल ओवर्स हैं वो एवरेज से कम हुए, शॉर्ट्स हो रहा था, एग्रेसिवली रोल ओवर नहीं हुए, थोड़े बहुत फ्रेश लॉन्ग्स बनते गए हैं। अगर और 2-3 दिन में फ्रेश लॉन्ग्स बनते जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से अमोंग द सीमेंट पैक, एफएन और सीमेंट पैक में बैरिंग, इंडिया सीमेंट, मेरे हिसाब से बड़े नाम में एसीसी थोड़ा आउट परफॉर्म करेगा, चाहे वो अंबुजा हो या अल्ट्राटेक हो। और अगर ग्रासिम की भी अगर बात की जाए, डाइवर्सिफाइड है लेकिन उसको भी अगर लिया जाए तो इन सबसे बेहतर परफॉर्म करेगा। 1425 से 1450 तक आप लक्ष्य की उम्मीद कर सकते हैं। 1350 का छोटा सा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मेरे हिसाब से मोमेंटम आ चुका है और इससे लॉन्गर टर्म में इससे भी काफी अच्छा एक रिटर्न दे सकता है। इसके अलावा इन्फोसिस एक और ऐसा स्टॉक है अब विजय जिसके ऊपर नजर सबकी होगी। 14 जनवरी को इसके नतीजे आने वाले हैं, अगले हफ्ते बृहस्पतिवार को है इसके नंबर्स, और हमने देखा है पिछले साल करीब 10% के रिटर्न्स दे चुका है। लेकिन ज्यादातर आईटी कंपनियों ने कहा है चेन्नई में जो दिक्कत हुई थी उसके चलते नंबर से कुछ खास एक्सपेक्टेशंस रखिए मत। तो अहेड ऑफ नंबर्स इसे किस तरह से आप ट्रेड करने की सलाह देंगे और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे आ सकते हैं नंबर्स इस बार? ठीक है, ये बात तो इन्फोसिस ही कह रहा है कि आगे आने वाले 2-3 तिमाहियां उनके लिए चैलेंजिंग होंगी। और जिस तरह से 1100 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और हम देख रहे हैं कि ग्लोबल हेडविंड्स हैं, जो ऑर्डर इनफ्लो है वो कोई बहुत स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगी। 1050 से लेके प्रोबेबली 1200 रुपए तक के स्तर में ये स्टॉक मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रेड करेगा। और ये देखना होगा कि इस तरीके से रिजल्ट्स पोस्ट किए जाते हैं, मगर जिस तरह से गाइडेंस दी गई थी उस तरह से तो लगता है कि कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, कोई बहुत तेजी नहीं बननी चाहिए। ओके, ये राय आपके लिए आती हुई। इन्फोसिस के स्टॉक्स पर रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छे होने की कोई उम्मीद नहीं। सेंचुरी टेक्सटाइल है दूसरा स्टॉक का गौरव आपकी लिस्ट में, जहां पर आपकी राय तेजी करने की है। बताइए इसके बारे में, क्यों पसंद है आपको और क्या टारगेट्स है इसके? सेंचुरी टेक्सटाइल अगर आप देखेंगे तो दिसंबर सीरीज में इसमें अच्छे खासे लॉन्ग्स वगैरह बने थे। इससे नया हाई स्विंग हाई जो कहते हैं वो भी मारा था, एक ऊपरी स्तरों पे क्लोज भी हुआ था एक्सपायरेशन डे पे। उसके बाद में जो लॉन्ग्स थे वो भी कैरिड ओवर हुए हैं, लॉन्ग रोल्स भी अच्छे खासे हुए हैं, एवरेज से ज्यादा हुए हैं, तो वो भी एक अच्छा संकेत है। फ्रेश लॉन्ग्स बने हैं। ऑप्शन की अगर बात की जाए 620 के कॉल ऑप्शन काफी एक्टिविटी है। एक बार लग रहा था कि शायद क्रॉस कर देगा, उसके ऊपर ही क्लोज करेगा, वो नहीं हो पाया। लेकिन मेरे हिसाब से ये लेवल्स भी काफी एक महत्वपूर्ण लेवल्स है। 610 की जो इसका प्रीवियस जो हाई था, जहां से एक बार थोड़ा उसको लॉन्ग रन का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो जो नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट्स वो आ रहे हैं ऑप्शन रेट अगर आप देखेंगे तो 640 से 660 के बीच में आने की उम्मीद है ये स्टॉक को। आप इसको 600 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 645 से 660 के ऑप्शन लक्ष्य की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, ये राय सेंचुरी टेक्सटाइल में खरीदारी करके चले आप। 645 का लक्ष्य। गौरव, ये टारगेट्स इसी महीने के फ्यूचर्स के दिए आपने? जी, सब इसी महीने के स्टॉप लॉस है और इसी महीने के फ्यूचर्स वगैरह हैं। परफेक्ट। तो जनवरी महीने के फ्यूचर्स के टारगेट 645 रुपए के सेंचुरी टेक्सटाइल के लिए, 600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करने की राय। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद गौरव की लिस्ट में एक शॉर्ट कॉल भी है। एक ऐसा स्टॉक है जिसमें वो मंदी करना चाहते हैं, साथ ही आपको ऑप्शंस की एक बेहतरीन रणनीति भी मैं बताने वाला हूं, जहां पर आज आपका ट्रेडिंग का मौका बन सकता है। इन सब पर करेंगे बातचीत इस ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। वक्त है ये जानने का कि ऑटो कंपनियों में आज बजाज ऑटो किस तरह से प्रदर्शन दिखाएगा। यहाँ इसके नंबर अभी आए नहीं है, दिसंबर के जो बिक्री के आंकड़े हैं वो आज ये पेश करेगा। अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर, आइशर ने तो अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन बजाज ऑटो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं विजय आपकी? क्योंकि हमने देखा था नवंबर की बिक्री के आंकड़े तो कमजोर थे, नेपाल में देखिए चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं, और एक्सपोर्ट जो है वो करीब करीब 50% रेवेन्यू का कंट्रीब्यूट करता है इस कंपनी के लिए। वहां से अच्छी खबरें अभी भी आना बाकी हैं। कैसा प्रदर्शन दिखा सकते हैं नंबर्स आज? थोड़े से भी ठीक आए तो स्टॉक 2700 के आसपास दिखेगा, और थोड़े से भी यदि टेपेड आए, खराब आए, तो हो सकता है कि हम 2450 का स्तर स्टॉक में देखें। मगर ओवरऑल अगर आप टू व्हीलर मार्केट को देखें, डोमेस्टिक मार्केट को, जहां पे मॉनसून कोई बहुत अच्छा नहीं था, वहां पर डोमेस्टिक जो
जो ऑफटेक है वो कहीं ना कहीं कमजोर था। हीरो होंडा के नंबर्स में ये दर्शाया गया। टीवीएस के नंबर्स में भी हमने देखा कि एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी ज्यादा देखने को मिली है बनस्पत डोमेस्टिक मार्केट्स। तो ये देखना होगा किस तरीके से इनके नंबर्स आते हैं और एक्सपोर्ट्स विज़-विज़ डोमेस्टिक मार्केट्स कैसे हैं। मगर मैं कोई बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूं कि नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे। ओके, बहुत अच्छे नंबर आने की उम्मीद कम है। हीरो मोटो ने खराब नंबर दिए, टीवीएस मोटर्स के नंबर्स ठीक ठाक है, तो देखना होगा यहाँ पर किस तरह की बात होती है। लेकिन हम ब्रेक के पहले आपको बता रहे थे कि कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्शन रिकमेंडेशन पर होने वाला है, और गौरव ने अपनी रिकमेंडेशन में एकमात्र स्टॉक चुना है शॉर्ट करने के लिए आज से, और उसके लिए खबरें भी आज है वाकई में नेगेटिव है। क्रूड के दाम बढ़कर आए हैं। बीपीसीएल ये है शॉर्ट साइड पर। बताएं गौरव, क्या टारगेट्स हैं इसके लिए? ओवरऑल मैं कहूँगा बहुत ज्यादा इसमें नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, मैं रेंज की उम्मीद दे रहा हूँ। 865 का मैं इसमें ट्रेडिंग टारगेट दूंगा। एक छोटा सा 910 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 865 अगर तोड़ेगा तो मेरे सबसे फिर आपको एक काफी डाउनसाइड देखने मिल सकती है। 20 तक के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं, लेवल्स वगैरह। इसमें थोड़े बहुत शॉर्ट्स बनते जा रहे हैं। अगर आप रोलर्स की बात करें तो लोअर देन एवरेज रोलर्स हैं, जो दर्शा रहा है कि जो लॉन्ग्स थे वो एग्रेसिवली कैरिड ओवर नहीं हुए, और 900 के कॉल ऑप्शन में काफी कंजेशन वगैरह है। तो अगर जितना टाइम 900 के नीचे सस्टेन ट्रेड करेगा उतनी गुंजाइश में बढ़ जाती है कि एक बार 865 जो प्रीवियस सपोर्ट है वो एक बार टेस्ट करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जो देखा था विजय जी, 4 कंपनियां जो एफएनओ में शामिल हुई हैं इस सीरीज से, उसमें जेट ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, कंटेनर कॉर्प ने भी ठीक ठाक सा प्रदर्शन दिखाया है। आपको इनमें से कौन सी कंपनियां सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं इस सीरीज के लिए? मुझे कंटेनर कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा लगता है। करीब 1900 का हाई स्टॉक में देखा गया था, और अभी अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर इसका टारगेट, तो मुझे लगता है कि 1400-1420 का स्तर ये निश्चित रूप से टच कर पाएगा। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन अच्छा है। जेट एयरवेज में मुझे लगता है कि इनिशियली एक नीजक रिएक्शन देखने को मिल सकता है ड्यू टू द इंक्रीज इन क्रूड प्राइसेस, मगर कहीं ना कहीं स्टॉक स्टेबलाइज होगा। मुझे ये स्टॉक क्लियरली 800-850 के स्तर पर जाता दिखता है। ओके, 800-850 तक जा सकता है जेट का स्टॉक। यहाँ पर अब भी मौका बन सकता है खरीदारी करने का। लेकिन एक और स्पेस टेलीकॉम शेयरों की, जहां पर आपसे राय लेना चाहता हूं गौरव, कहीं कोई मंदी करने के मौके हैं, क्योंकि ट्राई के मुताबिक तो 1 जनवरी से इन्हें जो कॉल ड्रॉप है उस मामले में नुकसान की भरपाई करनी है कंज्यूमर्स को। हालांकि मामला अदालत में है, और जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक टेलीकॉम कंपनियां कह रही कि हम नहीं करेंगे। मुश्किल मामला है इस वक्त। क्या टेलीकॉम स्टॉक्स में कोई ऐसा स्टॉक है जहां पर लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहेंगे आप आज वायदा कारोबार में? देखिए, अगर लॉन्ग की बात की जाए तो मेरे हिसाब से जो एक ही नाम उभरते आ रहा है वो आरकॉम काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुका है। 95-98 के लक्ष्य इसमें और आने की उम्मीद वगैरह है। तो थोड़ा डिप्स में अगर मिल रहा है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो ही जाएगा। तो आप बुलिश अगर बात करें तो पॉजिटिव की बात करें तो आरकॉम है। जो प्रेशर में रह सकता है वो भारतीय एयरटेल। अगर कुछ वक्त भी लग जाए कोर्ट का निर्देश आते हुए, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बहुत ज्यादा उसमें अपसाइड फिलहाल नहीं देखी जा रही है। थोड़ी बहुत जो देखनी थी अपसाइड काफी अच्छी देख चुके हैं। यहाँ पे वो लेवल से जहाँ पे थोड़ा प्रेशर जनरली आ जाता है। तो मेरे हिसाब से आप अगर मंदी की कोशिश बनाना चाहें तो भारतीय के जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत चांस अच्छा है, 10 रुपए का 15 रुपए को एक फॉल देखने मिल सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट में 6 जनवरी को इसकी सुनवाई होने वाली है, और दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा था कि 6 जनवरी तक तो आप कुछ ना वसूलें, और उसके बाद देखना होगा क्या आउटकम निकल कर आता है। तो बुधवार ये इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है टेलीकॉम कंपनियों के लिए फिर इस लिहाज से। बिल्कुल, और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह का आगे कोर्ट का डिसीजन होता है। फिलहाल तो ये बात सही है कि 1 तारीख से मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अगर कोर्ट कह दे तो फिर शायद 1 जनवरी से इन्हें मुआवजा देना पड़ सकता है। तो बड़ा मामला है टेलीकॉम कंपनियों के लिहाज से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन। एशियाई बाजारों की कमजोरी जबरदस्त है, चाहे आप जापान देख लें, हांगकांग देख लें, चीन के बाजार देख लें। बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय बाजार महज 30 अंकों की कमजोरी से खुल पाएंगे या कमजोरी ज्यादा बढ़ेगी। रुपए की ओपनिंग पर नजर डालेंगे। 66.13 ये था शुक्रवार का लेवल रुपए का, जहां पर मजबूती लौटती हुई दिखी थी। साथ ही प्री ओपनिंग सेशन और पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।